ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. SSLC ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ उत्तरಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. रोमन संख्या 1. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके क्रमाक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पास शब्द का विलोम शब्द है. उत्तर ऑप्शन डी दूर. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है. उत्तर ऑप्शन डी बहन. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से एकवचन शब्द है. उत्तर ऑप्शन सी मछली. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, करना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. उत्तर ऑप्शन सी कराना. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पर्वतारोहण शब्द में संधि है. उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ संधि. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, देश प्रेम शब्द में समास है. उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, नहीं नहीं घबराओ नहीं वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. उत्तर ऑप्शन सी अल्प विराम. ऑप्शन डी अल्प विराम. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, आज डैश युग इंटरनेट युग है. उत्तर ऑप्शन बी ಕ. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ದೂರ್, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಹನ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಮಚಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಕರಾನ, ಐದನೇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಆರನೇದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ್, ಏಳನೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್, ಎಂಟನೇದಕ್ಕೆ ಕ. रोमन संख्या 2. निम्नलिखित प्रथम दो शब्द के लिए सूचित शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂಬತ್ತನೇದು, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಆದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಉತ್ತರ ಜೋಹರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಯಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಿಸ್ತರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ ಪಹನ್ನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ. ಉತ್ತರ ಸಿರಹಾನೆ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಹಾನ್ ಅಭಿಯಂತ ಆದರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಉತ್ತರ ಮಹಾನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಲಭದ್ರ ಬಲರಾಮ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಹ ಡ್ಯಾಶ್. ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 9ನೇದಕ್ಕೆ ಜೋಹರ, 10ನೇದಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಹಾನೆ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ, 11ನೇದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್, 12ನೇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ. रोमन संख्या 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे. उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक परसाई जी ने दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, लेखक पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफ़र करके पैसा बचाना चाहते थे. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, समय के खोने से क्या होता है. उत्तर समय के खोने पर पछताना पड़ता है. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, हंस का गुण कैसा होता है. उत्तर हंस नीर क्षीर को अलग कर देता है, अर्थात पानी को छोड़कर दूध को स्वीकार कर लेता है. यह हंस का गुण है. नेक्स्ट रोमन संख्या 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बसंत की ईमानदारी का परिचय दीजिए.
उत्तर बसंत एक गरीब लड़का है। वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वह राजकिशोर जी से दया की भीख लेने से इनकार करता है। इससे पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? उत्तर अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए कलाम का बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गाजर के बारे में प्रेमचंद के विचार क्या है? उत्तर गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिला है। 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दोस्तों की मुलाकात किन किन जानवरों से हुई? उत्तर दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस, मछली इन सब जानवरों से मुलाकात हुई। 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? उत्तर समय अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। उसे जो अपना सच्चा साथी बनाएगा वो ही अपने काम में सफल होगा। जो काम करना है वो अभी करना चाहिए, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बालकृष्ण माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से इसलिए नाराज है कि वह केवल उसे ही मारती है और बड़े भाई बलराम को गुस्सा तक नहीं करती। वह सिर्फ बलराम से प्यार करती है। यह सोचकर कृष्ण यशोदा के प्रति नाराज है। 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना है? उत्तर शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा इमोनिया गैस से बनाया हुआ है। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान कैसा है, क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान दूसरा है। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पर्यावरण के प्रति सलमा के क्या विचार है? पर्यावरण के प्रति सलमा इस प्रकार कहती है कि प्रकृति हमारा माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। अथवा प्रश्न, झूठ बोलने वालों की हालत कैसे होती है? उत्तर झूठ बोलने वालों का व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उड़ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाता है। रोमन संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर काकद्वय की चोंचों के घावों से निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा गिल्लू को लेखिका ने हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तारों से खिड़की पर
लटकाकर गिल्लू के लिए घर बना दिया। गिल्लू को भूख लगने पर उसका प्रिय खाद्य काजू या बिस्कुट देती थी। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया तब लेखिका ने खिड़की के एक किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति का सांस लेती है। गिल्लू को थाली के पास बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसके पंच इतना ठंडे हो रहे थे, इसलिए लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई है। 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, धीरज सक्सेना ने रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, धीरज सक्सेना का परिवार बड़ा था। घरेलू नौकर साधुराम बस दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती था। इस वजह से घर के सभी सदस्य परेशान थे। परिवार में सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना से यह देखा नहीं गया और उन्होंने फैसला किया कि वह घरेलू कामकाज के लिए रोबोट लेगा। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय पहुंचकर रोबोट को घर ले आते हैं। 27ನೇ प्रश्ने, दक्षिण शिखर पर बचेंद्र के अनुभव का विवरण दीजिए। उत्तर, दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ाई गई थी। हवाई के झोंके बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चट्टान चढ़ाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधी नीचे चल गई थी। उनकी सांस एकदम रुक गई थी, लेकिन सफलता उनके बहुत ही नज़दीक थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। 28ನೇ प्रश्ने, कर्नाटक राज्य के शिल्पकला का वर्णन दीजिए। उत्तर, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। हम्पी, बादामी, पट्टदकल्लु की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती है। श्रवणबेळगोळ में गोमटेश्वर की एकशिला प्रतिमा है। विजयपुर के हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। मैसूरू प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च और जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षित है। 29ನೇ प्रश्ने, बाल शक्ति की टोली ने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया? उत्तर, बाल शक्ति टोली ने गांव के गड्ढों को मिट्टी से भरा। गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चय जगह बनाकर सबको वहीं कूड़ा डालने को कहा। गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए। बाल शक्ति टोली ने अपने साथियों पर ध्यान देकर उन्हें नियमित रूप से स्कूल आने के लिए योजना बनाई। इस तरह बाल शक्ति टोली ने गांव को आदर्श गांव बनाया। 30ನೇ प्रश्ने, मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमता का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त
है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिनकर जी आधुनिक मानव की भौतिक साधन का वर्णन कैसे करते हैं? उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मनुष्य ने असीमित भौतिक प्रगति को प्राप्त कर लिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। मानव के हुक्म पर वारी, विद्युत और भाप चलते हैं। वह एक समान नदी, पहाड़ तथा सागर को लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मनुष्य के ऐसी प्रगति से परमाणु तक काम रहे हैं। 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। उत्तर, भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत और राम पर भरोसा उसका साथ निभाते हैं। 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ನೋಡೋಣ. ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ದಿನವಿಡೀ ಅದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. रोमन संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। 34ನೇ प्रश्न, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, कैसे बताइए? उत्तर, इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेजे जा सकते हैं। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र छट पड़ जाते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह चाहे जितने भी रकम भेजे जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। नेक्स्ट अथवा प्रश्न नोड़ोಣ. सोशल नेटवर्किंग का वर्णन कीजिए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने विश्व भर लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया गया है। इसके कई साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर आदि, जिनके द्वारा देश विदेश के लोगों के वेशभूष, रहन सहन, खान पान के साथ साथ संस्कृति तथा कला का अति शीघ्र रूप में प्रचार हो रहा है। 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ कीजिए। असफलता ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 36, रोमन संख्या 7, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांशವನ್ನು ನೋಡಿ नेक्स्ट ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रकृति का विकोप क्यों बढ़ रहा है? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ, मनुष्य प्रकृति पर निरंतर प्रहार करता जा रहा है, इसलिए प्रकृति का विकोप बढ़ रहा है। 2ನೇ प्रश्न, पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, क्यों? 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. जल मालिन्य से जलचर मर रहे हैं, इसलिए पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ,
सांस से संबंधित बीमारियां क्यों फैल रही है? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ वायु मालिन्य के कारण आम्ल वर्षा हो रही है, इससे सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही है। नाल्कने प्रश्न, अब मनुष्य क्या सोच रहा है? उत्तर, अब मनुष्य प्रदूषण को दूर करने के उपाय सोच रहा है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 ವಾಕ್ಯೋ में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯ 37ನೇದು ಆಬಾದಿ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ। ಆಬಾದಿ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇದರೊಳಗೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ। ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು। ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ವೃಕ್ಷೋಂ ಕೆ ಉಪಯೋಗ, ಅನಂತರ ವನೋಂ ಕಾ ನಾಶ್ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಂತರ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखिए। नेक्स्ट हागेने अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए जिसमें अपनी पाठशाला के वार्षिक खेल समारोह का वर्णन हो। ಇದರ ಪತ್ರ ಲೇಖವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕನ ದಿನಾಂಕ, ಅನಂತರ ಸೇವಾ ಮೇ, ಅನಂತರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ, ಇಷ್ಟು ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ।